नमस्कार रेल साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। CSII के पेपर में 50% तक हमने कर लिए थे, 51 की ओर बढ़ते हैं। 51 है, व्हेन डिड द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट कम इनटू फोर्स? औद्योगिक विवाद अधिनियम कब लागू हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है, मैक्सिमम बार रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट भी है, तो दिमाग में रखने वाला प्रश्न है। हो सके तो नोट्स के रूप में लिखने लायक भी प्रश्न है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बार बार रिपीट होता है, आ रहा है रेगुलर। तो इसमें जो आपका आंसर बनता है वो बनता है 1947। और एक जो आता है ट्रेड यूनियन का आता है, और शायद नेक्स्ट प्रश्न ही है, देख लेते हैं। 52, व्हेन डिड ट्रेड यूनियन एक्ट कम इनटू फोर्स? ट्रेड यूनियन अधिनियम कब लागू हुआ? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये आपके 1926 में लागू हुआ था। फैक्ट्री एक्ट है वो 1948 है, और 1 अप्रैल 1949 से वो प्रभावी हुआ था। इसी से रिलेटेड प्रश्न, और बहुत अच्छा प्रश्न है। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, ये दोनों ही प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दोनों को आप नोट्स के रूप में लिख सकते हैं, और ये प्रश्न दोनों मैक्सिमम बार रिपीट होते हैं। प्रश्न नंबर 53 है, ए लेबर कोर्ट इज कॉन्स्टिट्यूट बाय हाउ मेनी पर्सन्स? श्रम न्यायालय कितने व्यक्तियों द्वारा गठित की जाती है? तो जो श्रम न्यायालय है वो एक व्यक्ति द्वारा गठित की जाती है। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल एक्यूरेट है। प्रश्न नंबर 54 है, कैन ए वर्कमैन गो ऑन स्ट्राइक ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर लेबर कोर्ट? विवाद अगर श्रम न्यायालय में विचाराधीन हो तो क्या श्रमिक हड़ताल कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है, नो, नहीं। विवाद अगर श्रम न्यायालय में विचारधार हो तो श्रमिक हड़ताल नहीं कर सकता है। तो आंसर आपके नो, आपके ऑप्शन डी में है, तो डी यहां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, कैन ए माइनर बिकम ए मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन? क्या एक नाबालिग ट्रेड यूनियन का सदस्य बन सकता है? नाबालिग, क्या एक नाबालिग ट्रेड यूनियन का सदस्य बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, 101% बन सकता है। ऑप्शन ए अपने यहां ले लेंगे, यस। उसके बाद प्रश्न संख्या 56 है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेबर कोड नोटिफाइड बाय द सेंटर रिसेंटली? निम्न में से कौन सी श्रम संहिता केंद्र ने हाल ही में अधिसूचित नहीं की है? तो कोड ऑन वेजेस, मजदूरी पर संहिता, ये तो की है, ये तो राइट है, सही है। 56 है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड औद्योगिक संबंध संहिता 2020 औद्योगिक संबंध संहिता 2020, ये भी की है, तो ये भी राइट है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा संहिता, ये भी की है। तो जब अपने को पता है कि 3 अपने उत्तर सही हैं, तो 14 तो अपने आप ही मार देंगे। तो यहाँ फैक्ट रहे तो संहिता 14 तो अपने आप ही मार देंगे, तो यही आपका
उत्तर हो जाएगा, ये नहीं अधिसूचित नहीं किया है। तो ये डी ऑप्शन आपके यहाँ आंसर में करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है, व्हाट इज द सेलिंग ऑफ ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैक्सिमम बार ये रिपीट होता रहता है। तो ग्रेजुएटी की सीमा 20 लाख रुपए है साथियों। कई वीडियो में मैंने आपने मेरे पूरे वीडियो देखे होंगे, पूरे वीडियो का आपने देखा होगा, पूरे वीडियो मेरे देखे होंगे ढंग से। तो प्रश्न बहुत अच्छा है, मैक्सिमम बार रिपीट हो रहा है और बार बार आ रहा है हर प्रश्न पत्र में, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 57 में यहाँ आपका 20 लाख रुपए है, तो ऑप्शन बी यहाँ आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है, हु इज द नोडल ऑफिसर फॉर हाइपरलूप प्रोजेक्ट इन बोर्ड्स ऑफिस। हाइपरलूप प्रोजेक्ट हेतु रेलवे बोर्ड में नोडल अधिकारी कौन है? तो नोडल अधिकारी जो वहां पे है वो नोडल के लिए इलेक्ट्रिक इंजीनियर कर सकते हैं। इसमें प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इलेक्ट्रिक इंजीनियर डेवलपमेंट, जो बी ऑप्शन है आपका, प्रधान कार्य निदेशक ओब्लिक विद्युत अभियांत्रिक डेवलपमेंट। तो ऑप्शन बी यहाँ आपका एक्यूरेट बैठता है, ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 59 है, रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल इश्यूड बाय विच मिनिस्ट्री इज एप्लीकेबल इन रेलवेज। कौन से मंत्रालय द्वारा जारी रिकॉर्ड प्रतिधारण कार्यक्रम रेलवे में लागू है? तो इसके लिए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस। ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट आंसर है, ऑप्शन ए 59 में ए आंसर आपका यहाँ राइट है। 60 है, which of the following certificate has to be submitted for a availing all India level travel concession AILTC फैकल्टी। AILTC सुविधा प्राप्त करने हेतु निम्न में से कौन सा प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है? तो इसके लिए जो प्रिविलेज पास सरेंडर सर्टिफिकेट होता है वो जरूरी होता है, तो ये आपके ऑप्शन बी में है, प्रिविलेज पास सरेंडर सर्टिफिकेट। तो यहाँ बी ऑप्शन अपन 60 में ले लेंगे। प्रश्न संख्या 61 है, फॉर ए पोस्ट surrendered as a result of work study report, how much part of money value is credit of to railway board। कार्य अध्ययन के अंतर्गत अध्यारोपण होने वाले पद के धन मूल्य का कितना हिस्सा रेलवे बोर्ड को जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों, कई बार पूछा गया है, रिपीट हुआ है प्रश्न। तो ये 15% होता है, डी आंसर लगाइएगा। 62 है, व्हाट इज द रेट ऑफ ट्रेनिंग अलाउंस एडमिसिबल टू इंस्ट्रक्शन इन ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट नॉन गजेटेड इन इंडियन रेलवेज। अराजपत्रित प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में कार्यरत अनुदेशकों को ट्रेनिंग भत्ता किस दर से दिया जाता है? तो ये 62 नंबर का प्रश्न है। यहाँ जो आपका राइट आंसर बनता है वो 12% ऑफ बेसिक पे, मूल वेतन का। इसके आंसर की में ये प्रश्न गलत था, रेलवे ने फिर इसको 12% कर दिया गया था, 12% ऑफ बेसिक पे मूल वेतन, क्योंकि ये 62 है और 62 और 18 का मैंने वीडियो के अंत में बात कही थी, लेकिन मैंने इसको बता दिया है आपको। यहाँ बी आंसर आपका करेक्ट होगा, रेलवे में ये आंसर की में प्रश्न गलत था। राइट आंसर इसका 12% ऑफ बेसिक पे मूल वेतन का 12% होगा। अब जब ये क्लियर कर दिया है तो 18 को भी अपन क्लियर कर देते हैं, 18 को भी अपन क्लियर कर देते हैं। एएल के अलाउंस के भुगतान की दर क्या है? तो यहाँ डी ऑप्शन इन्होंने लिया था, क्योंकि ये तीनों ही गलत थे, तो 18 में डी आंसर होगा।
चलिए 63 में चलते हैं साथियों। 63 है विच इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ एमएससीपी स्कीम। एमएससीपी स्कीम हेतु नोडल विभाग निम्न में से कौन है? इसके लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग है साथियों। ऑप्शन यहां अपन सी ले लेंगे। अब एमएससीपी की बात आई है तो एमएससीपी से संबंधित प्रश्न आपको और भी ध्यान रखने हैं, जो मोस्ट है 4-5 प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न जब वीडियो में आ गया है तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं थोड़ा और खुल के बताऊं। मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम होता है और ये स्कीम 1/9/2008 को आई थी। उस समय छठा पे कमीशन था, सीपीसी छठा पे कमीशन था उस समय छठा वेतन आयोग था। 3 फाइनेंशियल बेनिफिट इसमें मिलते हैं 10-10 वर्ष के अंतराल पे, ये आप जानते होंगे। जिन कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं होता उनको अगला ग्रेड दे दिया जाता है। जिन कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं होता उनको 10-10 साल पे अगला ग्रेड पे दे दिया जाता है। 3 फाइनेंशियल बेनिफिट मिलते हैं, यानी सर्विस के 10, 20 और 30 पे। इतना यहाँ ध्यान रखना है। मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम होता है इसकी फुल फॉर्म। और इसमें जो पहले वेरी गुड का बेंचमार्क नहीं था, बाद में जब वेरी गुड का बेंचमार्क किया गया तो ये आपके 25 जुलाई 2016 को इसमें वेरी गुड का बेंचमार्क कर दिया गया था। उस समय 7 पे कमीशन आ चुका था, यानी कि लागू हो गया था 7 पे कमीशन 1 जनवरी 2016 से लागू हो गया था। तो ये डेट है जो 25 जुलाई 2016 की, इसका मतलब 7 पे कमीशन में ये चीज लागू हुई थी, वेरी गुड बेंचमार्क की। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इनको मैंने बताना उचित समझा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 64 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेसीएम। जेसीएम का फुल फॉर्म क्या है? बहुत बढ़िया है, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी है। जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी है। वैसे मेरी तरफ से आपको एडवाइस है कि एक तो पीएनएम, एक आपका जेसीएम, पीएनएम और एक आपका जेसीएम और एक आपका एसबीएफ। इन तीनों के बारे में जो भी बीआर क्लासेस का स्टडी मटेरियल है उसमें से आप इन तीनों को अच्छी तरह से पढ़े, पीएनएम के बारे में, जेसीएम के बारे में और एसबीएफ के बारे में। ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए, एपीओ के लिए, सीएसडब्ल्यूआई के लिए, ओएस के लिए। तो आप चाहे तो टेक्स्ट बुक्स जो मैंने 3 राइटर की बताई है उनमें से पढ़ सकते हैं, या आपने बीआर क्लासेस के नोट्स परचेज कर लिए हैं तो आप ये टॉपिक उनमें से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इन तीनों टॉपिक में से प्रश्न वो हर बार पेपर में पूछता रहता है। परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी होता है और इसका फुल फॉर्म जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी होता है और इसका स्टाफ बेनिफिट फंड होता है। तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तीनों को आपको बहुत बारीकी से गंभीर रूप से पढ़ना है। तीनों में से क्वेश्चन बराबर हर पेपर में आ रहे हैं, इसलिए आपको ये स्पेशली रूप से एडवाइस दी जाती है कि पीएनएम, जेसीएम और एसबीएफ तीनों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। एमएससीपी भी आप अच्छी तरह से पढ़ें, इसमें से भी 2-3 प्रश्न रेगुलर आ रहे हैं। तो इन टॉपिकों का जो मैं टॉपिक बताता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन टॉपिक का आप बहुत ध्यान रखें, इन टॉपिक का आप बहुत ध्यान रखें। एमएससीपी के साथ आप एचओईआर और जोड़ ले, एचओईआर आप जोड़ सकते हैं। कंडक्ट रूल, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 जोड़ सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म आप यहाँ जोड़ सकते हैं 1 से 14 तक। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है और सभी परीक्षाओं में आते हैं। छुट्टियों के आप लीव के लिए टॉपिक जोड़ सकते हैं। तो ये ऐसे कॉमन टॉपिक हैं जो हर परीक्षा में आपके मैकेनिकल
यानी कि आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों परीक्षाओं में ये जो टॉपिक है ये पूछे जा रहे हैं। खैर राजभाषा तो ऑलराउंडर है ही है 10%, राजभाषा के तो ऑलराउंडर है ही हैं 10%। तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, वेलफेयर वालों के लिए और एपीओ वालों के लिए। तो ये जो भी आप स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं, जो स्टडी मटेरियल मैंने बताया है उनमें से आप ये टॉपिक जरूर क्लियर करें, क्योंकि इन टॉपिकों में से हर बार वो प्रश्न पूछता है और प्रश्नों की संख्या भी काफी होती है, तो इनको आप नेग्लेक्ट नहीं करें। 65 है, whether CTG is admissible if no change of residence is involved on transfer। निवास परिवर्तन न होने की स्थिति में क्या CTG देय है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। बिल्कुल नहीं देय है, यानी कि नो आएगा। अगर निवास परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में CTG कंपोजिट जो ये CTG है आपका, ये अगर निवास परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में कंपोजिट ट्रांसफर एंड पैकिंग ग्रांट, इसकी फुल फॉर्म होती है कंपोजिट ट्रांसफर एंड पैकिंग ग्रांट, जो कि 80% होता है। तो ये कभी भी देय नहीं होता है निवास परिवर्तन न होने की स्थिति में। निवास परिवर्तन न होने की, देखिए गौर से देखिए, यहाँ नहीं होने की स्थिति में अगर निवास परिवर्तन होता है तो CTG देय है, तो CTG देय है। वेदर CTG इज एडमिसिबल इफ नो, यहाँ नो को देखिए, यहाँ गच्चा कहाँ, यहाँ अपन गच्चा कहाँ खा जाते हैं, यहाँ नो को नहीं पढ़ पाते हैं जल्दीबाजी में और अपन यस पे टिक मार देते हैं, यस पे टिक मार देते हैं, जो कि गलत है। इसलिए प्रश्न, मेरी आपको एडवाइस है कि प्रश्न में जल्दीबाजी नहीं करें, 2 घंटे बहुत होते हैं। प्रश्न को आराम से पढ़े, आराम से समझे क्या पूछ रहा है। यहाँ इसने नो बोला है और हम यस लगा देते हैं, जबकि नो की स्थिति में, नहीं होने की स्थिति में क्या था, तो नहीं होने की स्थिति में CTG कहां से देय होगा, तो आपका आंसर बी बनेगा, नहीं। ये यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। तो 65 में बी आंसर अपन लेंगे। 66 है, वेदर मैटरनिटी लीव इज एडमिसिबल टू अनमेरिड फीमेल। बहुत ही अच्छा प्रश्न, मैं बार बार वीडियो में बताता रहता हूं कि ये अविवाहित महिला और विवाहित महिला दोनों के लिए देय है। तो कॉमन सी बात है, अगर महिला अविवाहित है तो भी देय है और विवाहित है तो भी देय है, क्योंकि उसको डिलीवरी पीरियड से तो गुजरना ही पड़ता है, चाहे वह अविवाहित हो या विवाहित हो। तो जब उसको डिलीवरी पीरियड से गुजरना पड़ता है तो वो नियम उसके लिए भी लागू होता है, यानी अनमेरिड और मैरिड दोनों के लिए लागू है। यदि आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आप बिल्कुल सही देंगे। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए सेम नियम लागू है। तो यहां हम यस का यस लेंगे, 66 में यस, ऑप्शन ए यहां बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 67 है, IPR रिटर्न आर टू बी सबमिटेड एज ऑन विच डेट। अचल संपत्ति की वार्षिक रिपोर्ट किस तारीख को देय है? इम्यूएबल प्रॉपर्टी रिटर्न, इम्यूएबल प्रॉपर्टी रिटर्न आर टू बी सबमिटेड एज ऑन विच डेट। अचल संपत्ति की वार्षिक रिपोर्ट किस तारीख को देय है? तो इस डेट के लिए जो राइट आंसर बनता है वो बनता है 1 जनवरी। ऑप्शन सी आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 68 है, वेदर द सेलिंग ऑफ मैक्सिमम 50% रिजर्वेशन अप्लाइज इन केस ऑफ बैकलॉग वैकेंसी। क्या 50% आरक्षण की सीमा बैकलॉग रिक्तियों पर लागू है?
नहीं, आंसर बनेगा नहीं। 50% ये सीमा हो गई, 50% की सीमा हो गई। इसके बाद जो बैकलॉग की रिक्तियां उस पर लागू नहीं होता है, तो ऑप्शन अपने यहां बी ले लेंगे। प्रश्न नंबर 69 है, मैक्सिमम एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी एम्प्लॉय बिलोंगिंग टू जनरल कम्युनिटी इन रेलवेज इज। ग्रुप सी में सीधी भर्ती हेतु अनारक्षित अभ्यर्थी हेतु अधिकतम निर्धारित आयु सीमा क्या है? तो वो है 30 वर्ष। ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट है। देखिए जेसीएम का दूसरा प्रश्न आ गया है, चेयरमैन ऑफ जेसीएम एट नेशनल लेवल इज। राष्ट्रीय स्तर पर जेसीएम की अध्यक्षता कौन करते हैं? चेयरमैन ऑफ जेसीएम एट नेशनल लेवल इज। राष्ट्रीय स्तर पर जेसीएम की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो वहां पे कैबिनेट सेक्रेटरी करता है, कैबिनेट सेक्रेटरी करता है। ऑप्शन सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फिर आपके पीएनएम का प्रश्न आ गया है, परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी होता है। फंक्शन इन हाउ मेनी टायर्स ऑन रेलवे बोर्ड। रेलवे में स्थायी वार्ता मशीनरी कितने स्तरों में लागू है? तो आप ये सभी जानते होंगे, 3 स्तर पे लागू है, डिवीजन लेवल, जोनल लेवल और रेलवे बोर्ड लेवल, 3 लेवल पे है। ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है, व्हाट इज द स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ वर्किंग आवर्स फॉर कंटिन्यूअस क्लासिफिकेशन इन HOER। देखिए HOER बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पेपर में चौथा या 5वां प्रश्न HOER से संबंधित है। HOER हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन नियमों के अंतर्गत सतत वर्गीकरण में आने वाले कर्मचारियों को कार्य करने की वैधानिक सीमा क्या है? अभी मैं सतत पूछा है यानी कंटिन्यूअस पूछा है, तो कंटिन्यूअस के लिए जो आपका उत्तर बनता है वो 54 बनता है, 54 हॉर्स पर वीक, 54 घंटे प्रति सप्ताह। 72 में आपके यहाँ बी ऑप्शन एक्यूरेट है। इसका जो अभी अपने पहले पूर्व में जो फर्स्ट पार्ट था उसमें देखा, इसका जो संशोधित ईयर था 2005 था, आपने देखा ये पूछा जाता है। चार भागों में इसको बांटा गया है, ये भी आपने देखा। इंटेंसिव है, दूसरा आपका कंटिन्यूस है, तीसरा आपका EI है और चौथा आपका एक्सक्लूडेड है, जिसमें सुपरवाइजर वर्ग आता है। ये पूछा जाता है, इसी प्रश्न में भी पूछा जाता है, एक्सक्लूडेड में सुपरवाइजरी आता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, रोज प्रश्न पत्र के प्रश्न भी इंपॉर्टेंट थे, रिलेटेड प्रश्न थे। तो यहाँ आंसर अपन बी लेंगे, 54 आएगा कंटिन्यूस के लिए। वैधानिक सीमा के लिए चलिए, यानी कि 73 द स्टैंडर्ड फ्रॉम टू बी यूज्ड फॉर सस्पेंशन अंडर डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 SF का आ गया है। स्टैंडर्ड फॉर अनुशासन एवं अपील नियम में निलंबन हेतु कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म मानक प्रपत्र इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ निलंबन के लिए पूछा है, तो निलंबन के लिए SF2 का प्रयोग किया जाता है, डीम्ड सस्पेंशन के लिए SF2 किया जाता है और निलंबन के लिए SF1 किया जाता है। तो ये आंसर यहाँ 73 में ए हो जाएगा। SF6 है जो दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देना, दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देना, यह SF6 है। और SF11 है जो छोटी शास्त्री के लिए दिया जाता है, SF11 है जो छोटी शास्त्री के लिए दिया जाता है। तो ये चारों मैंने बता दिए हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत इजी है, इससे संबंधित पेपर में 2 प्रश्न आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको सारे ही याद होने चाहिए, SF1 से लेकर के SF14 तक आपको आने चाहिए। मैंने इसको BR क्लासेस का जो स्टडी मटेरियल है उसमें बहुत अच्छी तरह से इसको सेट किया है, तो आप वहां से इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, रट सकते हैं। 2 प्रश्न होते हैं, आधे घंटे का काम है, आप पूरे स्टैंडर्ड फॉर्म रट ले। अगर यदि आपके 10-12 लाइनें याद करने से 2 प्रश्न सही होते हैं पेपर में, तो आपको रट्टा मार लेना चाहिए। 74 है,
फॉर हाउ मेनी ईयर्स अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ पीडब्ल्यूबीडी विकलांगों के लिए है, कैन बी कैरियड फॉरवर्ड। पीडब्ल्यूबीडी की खाली रिक्तियों को कितने वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको 3 वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है। सी आंसर अपने यहां ले लेंगे। 75 है, रनिंग स्टाफ शुड हैव नॉट टेकन एल्कोहल फॉर ये एटलीस्ट हाउ मेनी हावर्स बिफोर साइनिंग ऑन फॉर ड्यूटी। रनिंग स्टाफ के लिए कितने घंटे से पहले शराब का सेवन या शराब की जो नशीली दवाइयां हैं या कोई ऐसा अल्कोहल से संबंधित है, नशीली चीजें हैं, वो सेवन नहीं कर सकता। तो ये प्रश्न सुपरहिट हो चुका है और हर प्रश्न पत्र में टपक जाता है, यहाँ भी टपक गया है। तो इसके लिए सीधा सा उत्तर है 8 घंटे। 8 घंटे से पहले कोई भी रनिंग स्टाफ ड्यूटी पर जाने से पहले मादक पदार्थों का, शराब का, अल्कोहल का, चरस गांजा, दारू, बियर इत्यादि नहीं पी सकता है ड्यूटी पर जाने से पहले। तो ये विशेष ध्यान रखें, 8 घंटे का नियम है। और ये प्रश्न, ये जो प्रश्न है ये वाला, ये प्रश्न हर पेपर में आता है। तो ऐसे प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए, ये बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इनका आप विशेष ध्यान रखें। हो सके तो ऐसे प्रश्नों को आप डायरी में नोट करके रखें। सी आंसर आप यहाँ ले लेंगे। 76 है, कैन ये ट्रेड यूनियन मेंबर एक्ट एज ए डिफेंस काउंसिल इन डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 केस। क्या ट्रेड यूनियन का पदाधिकारी अनुशासनात्मक प्रकरण में बचाव पक्ष का वकील बन सकता है? बन तो सकता है साथियों, बट ओनली इन 3 केसेज एट ए टाइम। बन सकता है लेकिन केवल एक समय में केवल 3 ही मामलों में बन सकता है। यस, बट ओनली इन 3 केसेज एट ए टाइम। हाँ, लेकिन एक समय में 3 ही मामलों में। तो यहाँ डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 है, मंथली कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम बाय ए ग्रुप सी एम्प्लॉइज इज। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में तो ग्रुप सी कर्मचारियों द्वारा मासिक योगदान की राशि क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न, 30 रुपए साथियों, रट्टा मार लीजिए, बार बार आता है, कई बार आया है। सी उत्तर है। 78 है, द प्रिस्क्राइब्ड कोटा ऑफ रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन इन ग्रुप सी वैकेंसीज। ग्रुप सी की भर्ती परीक्षाओं में पूर्व सैनिकों हेतु निर्धारित आरक्षण का प्रतिशत क्या है? तो ग्रुप सी के लिए 10 है और ग्रुप डी के लिए 20 है, दोनों याद रखिए। ग्रुप सी के लिए 10 है, 10% है, और ग्रुप डी के लिए 20% है। तो यहाँ ग्रुप सी के लिए पूछा था, इसलिए अपन 10% ले रहे हैं, ए आंसर। अगर यही अपने को डी के लिए पूछता तो हम 20% लेते। तो यहाँ आंसर क्या लेंगे? यहाँ ग्रुप सी के लिए पूछा था तो सी के लिए 10%, ग्रुप डी के लिए पूछता तो 20%। तो यहाँ सी के लिए पूछा था, ए आंसर लेंगे 10%। प्रश्न नंबर 79 है, बहुत अच्छा प्रश्न है, दोनों प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। एनपीए है, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस। व्हाट इज द नॉन प्रैक्टिस अलाउंस एनपीए ऑफ ए डॉक्टर इज हैज बेसिक पे इज 80,000। अगर किसी डॉक्टर का मूल भत्ता 80,000 रुपए है तो उसे कितना और गैर अभ्यास भत्ता मिलेगा? प्रश्न अच्छा पूछा है, उसे 16,000 रुपए और मिलेंगे, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आपका देखिए, इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। ये प्रश्न मैथ्स का है, तो आपके समझ में आना जरूरी है कि 16,000 आए कैसे, ये आपको समझना जरूरी है। यहाँ गणित का प्रश्न है, मैथ्स का प्रश्न है, तो मैथ्स की भाषा में इसको समझते हैं। व्हाट इज द नॉन प्रैक्टिस अलाउंस एनपीए? एक तो आपको इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। ये चीज आपके यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो डॉक्टरों का एनपीए है वो मिलता है 20%।
पहले ये 25% था, पहले ये 25% था। कब था? 7 पे कमीशन में, 6 पे कमीशन में, 6 CPC। छठे वेतन आयोग में ये 25% था। अब ये 20% कर दिया गया। कब कर दिया? 7वें वेतन आयोग में इसको 20% कर दिया। तो डॉक्टरों का NPA पूछेंगे तो कितना आएगा? इसमें मैंने पूरे वीडियो में, 1-2 वीडियो ऐसे हैं जिसमें मेरे से गलती हुई है साथियों, मैंने वहां 25% बताया है एक वीडियो में, और एक वीडियो में 20% बताया है। तो इस प्रश्न को क्लियर करना मेरा दायित्व बनता है, और BR क्लासेज प्रतिबद्ध है आपको सही उत्तर बताने के लिए, ताकि मेरे से जो गलती हुई है उसकी सजा आपको नहीं मिले। तो मैं आज यहाँ क्लियर कर देता हूं। पिछले वीडियो में कंफ्यूज इसलिए हो गए कि एक में 20 बता दिया और एक में 25 बता दिया। तो जो BR क्लासेस के सब्सक्राइबर्स हैं या वीडियो देखने वाले हैं या जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वो इस प्रश्न में आके गच्चा खा रहे हैं। गच्चा क्यों खा रहे हैं? वो मेरी वजह से खा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि मैंने एक में 25 बता दिया और एक में 20 बता दिया। तो मैं इस प्रश्न, आप मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, और एक आपका एम है APO बनना, वेलफेयर इंस्पेक्टर बनना, CSWI बनना, जो भी आप पदोन्नति चाहते हैं और रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, और सफलता उन्हीं को मिलती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है साथियों। सफलता उन्हीं को मिलती है जो रेगुलर तैयारी करते हैं, और गलतियां भी उन्हीं की सुधर पाएंगी जो रेगुलर तैयारी करते हैं। तो ये 25% था, छठे वेतन आयोग में था, और 7वें वेतन आयोग में इसको 20% कर दिया गया है। तो यहाँ बात थी कि 16,000 कैसे आए। 16,000 ऐसे आए कि 20% है, तो आप 80,000 का 20% निकाल लीजिएगा। 80,000 का यहाँ 20% आप निकालेंगे तो ये 16,000 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों, 80 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइनर पेनल्टी अंडर डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स। निम्नलिखित में से कौन सा मद अनुशासन या अपील नियमों के अंतर्गत छोटी शास्ति में नहीं आता है? छोटी शास्ति में नहीं आता है। तो ये जो वार्निंग लेटर है, सॉरी वार्निंग जो आता है, वार्निंग जो चेतावनी दी जाती है, ये छोटी शास्ति में नहीं आती है। ऑप्शन सी यहाँ ले लेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है, दिमाग में रखें। छोटे और इजी प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। चलिए 81 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 डज स्पेसिफाई द पेनल्टीज। अनुशासनीय अपील नियम 1968 के किस नियम में विभिन्न पेनल्टी उल्लेखित की गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और 81 के लिए यहाँ नियम संख्या 6 हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल आपका एक्यूरेट हो जाएगा। 82 है। इन कंडक्ट रूल्स विच सेक्शन pertains to सबलेटिंग ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन। आचरण नियमों के कौन से सेक्शन में सरकारी आवास के सबलेटिंग संबंधित नियमों को उल्लेखित किया गया है? तो ये तो सुपरहिट हो चुका है साथियों ये प्रश्न। ये 15A है, ये प्रश्न सुपरहिट हो चुका है। ये रेल आवास किराए पर देना, रेल आवास खाली नहीं करना, रेल आवास में अनैतिक गतिविधियां करना, रेल आवास में भेड़ बकरियां रखना, रेल आवास में का दुरुपयोग करना, ये सब 15A में आते हैं, और ये सुपरहिट प्रश्न हो चुका है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको दिमाग में रखें। ऑप्शन बी यहां अपन ले लेंगे। प्रश्न नंबर 83 है। हु हेड्स द विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन इन जोनल रेलवेज। जोनल रेलवे में सतर्कता विभाग का मुखिया कौन होता है? तो वहां SD सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर होता है। सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर होता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 84 है, अंडर विच रूल एन एम्प्लॉय कैन एक्सरसाइज ऑप्शन 4 पे फिक्सेशन। किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी अपने वेतन निर्धारण का विकल्प दे सकता है? तो वो है आपकी FR 22। वो है आपकी, जब आपका पदोन्नति या प्रमोशन होता है उस समय आपको 1 महीने का समय दिया जाता है, 1 मंथ का, ये पूछा भी जाता है, 1 मंथ का समय दिया जाता है। तो वो अपने वेतन निर्धारण का विकल्प उस 1 महीने के अंतर्गत के लिख करके दे सकता है, और ये FR 22 में आता है। इसमें 1 महीने का टाइम लगता है, तो यहाँ ऑप्शन अपना ए ले लेंगे, तो आपका आंसर 84 में 84 में ए आंसर एक्यूरेट हो जाएगा। विच सेक्शन ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 आ गया है साथियों, और ये 1 अप्रैल 1949 से लागू हुआ था। फैक्ट्री एक्ट के कौन से सेक्शन में वैधानिक कैंटीन का उल्लेख है? अब कैंटीन के लिए जो कर्मचारियों की संख्या होनी चाहिए वो 250 होनी चाहिए, ये मैं कई बार वीडियो में आपको बताता रहता हूं। तो यहाँ सेक्शन पूछा है, तो सेक्शन भी आप विशेष रूप से याद रखें, सेक्शन में से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ सेक्शन 46 लेंगे अपन, क्योंकि कैंटीन का जो उल्लेख है वो सेक्शन 46 में है, तो सी आंसर आप यहाँ ले लेंगे। 86 है, फ्रॉम वेरी द एक्सपेंडिचर ऑफ हैंडीक्राफ्ट सेंटर्स इन रेलवेज इज मेड। रेलवे में हस्तशिल्प केंद्रों का खर्च कहां से आता है? तो यदि आपने स्टाफ बेनिफिट ढंग से पढ़ लिया है तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। मैं वीडियो में जोर दे रहा हूं कि स्टाफ बेनिफिट फंड के बारे में जरूर पढ़ें, इस पेपर में 7वां या 8वां प्रश्न है स्टाफ बेनिफिट फंड का। तो ऑप्शन ए यहां ले लेंगे। हाँ, एक ये प्रेम छूट गया था आपका, PNM और JCM, और एक आपका ये प्रेम, ये प्रेम भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्रेम भी आप, प्रेम के बारे में भी आप पढ़ें। पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयमेंट इन मैनेजमेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसमें क्या पूछा है, प्रेम ग्रुप का अध्यक्ष कौन होता है मंडल स्तर पर? मंडल स्तर पर प्रेम ग्रुप का अध्यक्ष कौन होता है? मंडल लेवल पर पूछा है, डिवीजन लेवल पर पूछा है, तो DRM साहब होते हैं जो प्रेम के अध्यक्ष होते हैं। यहाँ सी ऑप्शन अपन लेंगे। प्रश्न नंबर 88 है, व्हाट इज द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन क्या है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, यहां इसका शॉर्टकट है PM। PM का मतलब प्रधानमंत्री, S का मतलब श्रम, Y का मतलब योगी, और M का मतलब मानधन। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है? तो ये क्या है, ये एक स्वैच्छिक योगदान पेंशन योजना है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम। तो यहाँ 88 में अपन सी ले लेंगे, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम है, स्वैच्छिक योगदान पेंशन योजना, सी आंसर आप यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देखिए जीके का क्वेश्चन है, और आप जब RRB की तैयारी कर रहे होंगे, या RRC की तैयारी कर रहे होंगे, या रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे, या किसी भी एग्जाम की आप बैंक से तो नहीं कर सकते, SSC की कर रहे होंगे, SSC या रेलवे की, या आप UPSC या जिस परीक्षा में भी जीके के प्रश्न आते हैं, जब उन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं तो ये प्रश्न वहीं रट गया होगा आपके, ये प्रश्न इसमें ले लिया गया है। वैसे ये प्रश्न जीके का प्रश्न है, नॉर्मली इजी है, कि एज पर द फ्लैग कोड व्हाट शुड बी द लेंथ टू हाइट रेशियो ऑफ नेशनल फ्लैग, रेशियो अनुपात। ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात क्या है? तो ये तो आपको बहुत पहले से होगा, 3:2 होता है। इसमें 24 तीलियां होती हैं चक्कर में, जो बीच में चक्कर होता है।
और 3 कलर में ये होता ही है, आप जानते ही हैं, केसरिया, व्हाइट और ग्रीन। और जो चक्कर होता है वो बीच में काले रंग का होता है। तो ये चीजें तो आपको बहुत पहले से रटी हुई होगी, इसके बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो 3:2 ले लेंगे। इसका जो रेशियो होता है लंबाई और ऊंचाई का, तो ये 3:2 होता है। ऑप्शन बी यहाँ 3:2 है, तो 8-9 में अपन बी ले लेंगे। प्रश्न नंबर 90 है, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ डेथ ग्रेजुएटी एडमिसिबल टू द फैमिली ऑफ ए रेलवे सर्वेंट हैविंग लेस देन 1 ईयर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। 1 वर्ष से कम सेवा वाले रेल कर्मचारी के परिवार के लिए स्वीकार्य मृत्यु उपदान की राशि क्या है? तो ये प्रलब्धियों का 2 गुना है और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सुपरहिट की श्रेणी में है, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप इसको भी डायरी में नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 91 है, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन एडमिसिबल टू पीडब्ल्यूबीडी इन प्रमोशनल पोस्ट्स। पीडब्ल्यूबीडी को प्रमोशनल पदों में कितने आरक्षण की अनुमति है? तो यहाँ 4% है विकलांग के लिए। पहले ये विकलांगों के लिए पहले ये 3% थी, अब इसको बढ़ा करके 4% कर दिया गया है। ऑप्शन में यहाँ दोनों दे रखा है, 3% भी दे रखा है और 4% भी दे रखा है, लेकिन हम करंट पोजीशन के हिसाब से इसको 4% लेंगे। विकलांगों के लिए पहले ये 3 था, अब इसको 4 कर दिया गया है। तो इसमें गलती नहीं करें, ऐसे प्रश्नों का ध्यान रखें और डायरी में भी नोट कर लें। ये 4% है। चलिए प्रश्न नंबर 92 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये एनटीपीसी पोस्ट। निम्न में से कौन सा एनटीपीसी पद नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, आपको नॉलेज रहनी चाहिए। ये जो सहायक लोको पायलट है ये कभी भी एनटीपीसी की पोस्ट नहीं होता है। बाकी के जो स्टेशन मास्टर है एनटीपीसी की पोस्ट है। ट्रेन मैनेजर है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, जिसको अपन कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये भी है, ये भी है, ये भी है। जो ये लोको पायलट होता है ये एनटीपीसी पद नहीं है। तो यहाँ डी आंसर अपन ले लेंगे। प्रश्न नंबर 93 है, व्हाट इज द tax benefit admissible under section 80 CCD 1B2 staff under NPS नेशनल पेंशन सिस्टम। पहले था न्यू पेंशन स्कीम, 1/1/2004 के बाद के भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए लागू है। एनपीएस के तहत कर्मचारियों को द्वारा 80 CCD 1B के तहत स्वीकार्य कर लाभ क्या है? तो ये 50,000 रुपए है साथियों। ऑप्शन सी आपका यहाँ एक्यूरेट है। इसमें 2 टियर होते हैं, स्तर 2 टियर होते हैं, ये आप जानते होंगे। इसके अलावा इसमें कर्मचारी की बेसिक का 10% प्लस डीए होता है और नियोक्ता या रेलवे का 14% प्लस डीए होता है। इतना तो आप यहाँ जानते होंगे। हर वीडियो में मैं ये चीज बार बार बताता रहता हूँ। क्यों बताता रहता हूँ? क्योंकि ये पूछता है। न्यू पेंशन स्कीम से अब इसको नेशनल पेंशन सिस्टम कर दिया गया है। और हो सकता है रेलवे की विभिन्न यूनियन काम कर रही है और काफी कर्मचारियों में इस चीज का रोष भी है कि एनपीएस को हटाया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लाई जाए। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में तो ये राज्यों में लागू भी कर दी गई है। तो भारतीय रेलवे की जो यूनियंस हैं वो इस कार्य में लगी हुई हैं। हो सकता है कि आने वाले
दिनों में भारत सरकार भी ओपीएस को वापस शुरू कर दे। ये 1/1/2004 के कर्मचारियों के बाद लागू की गई थी। तो कर्मचारी एनपीएस से संतुष्ट नहीं है और इसका विरोध हो रहा है रेलवे में। यूनियंस मांग कर रही है कि हमको ओपीएस दिया जाए और कई राज्यों में इसको लागू भी कर दिया गया है। तो हो सकता है कि जो भारत सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए भी वापस ओपीएस आ जाए, ऐसी हम सरकार से उम्मीद करते हैं। भारत सरकार से, जो वर्तमान में भारत सरकार है, उससे ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी कर्मचारियों को ओल्ड जो पेंशन स्कीम है वो दे करके उनके मनोबल को बढ़ाए, उनके कार्य करने के उत्साह को बढ़ाएं, उनको एक जिसका रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट मिलता है पेंशन का, उसका लाभ मिले। तो चलिए आगे चलते हैं। 94 है, इफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऑफ ए चार्ज ऑफिसर इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द सेम केस, दिस केस शुड बी डील्ड बाय। यदि एक आरोपित अधिकारी का अनुशासनिक प्राधिकारी भी इसी मामले में शामिल है तो इस मामले में किसको द्वारा निपटाना जाना चाहिए? तो उसके लिए अगला उच्च अधिकारी होता है, द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी होता है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। 95 देखते हैं, इफ एन एम्प्लॉय इज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट हु इज कंपटेंट टू साइन द चार्जशीट। यदि किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की तिथि पर निलंबित किया जाता है, सेवानिवृत्ति की तिथि के मतलब नौकरी का लास्ट डे, तो आरोप पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कौन सक्षम है? बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों, नॉलेज में रखने लायक है। उसके लिए जो होता है सेवानिवृत्ति के दौरान जो अनुशासनात्मक प्राधिकारी होता है वही उसके लिए सक्षम होता है। सी ऑप्शन आप यहाँ ले लेंगे। 96 है, निलंबन मामलों की समीक्षा की जाती है। तो निलंबन मामलों की समीक्षा के लिए 3 महीने के बाद की जाती है, 3 मंथ्स के बाद की जाती है। निलंबन का जो मैटर होता है उसकी समीक्षा 3 महीने के बाद की जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर ले लेंगे। ये फिर HOAR का प्रश्न आ गया साथियों। HOAR is applicable to all non-gazetted railway servants except those government under। HOAR सभी अराजपत्रित रेल सेवकों पर लागू होता है सिवाय उन कर्मचारियों के जो निम्नलिखित के अंतर्गत शासित होते हैं। इसके लिए जो राइट आंसर बनेगा वो आपका फैक्ट्री एक्ट राइट है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भी राइट है, मिनिमम वेज एक्ट होता है राइट है, बोथ ए एंड बी, हाँ दोनों हो जाएंगे। ये बिल्कुल फैक्ट्री एक्ट भी राइट है और मिनिमम वेज एक्ट भी राइट है, तो दोनों यहाँ अपन सी आंसर ले लेंगे। 98 है साथियों, विच फंडामेंटल रूल प्रोवाइड्स फॉर पीरियोडिक रिव्यू ऑफ सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवा की आवधिक समीक्षा के लिए कौन सा मौलिक नियम प्रदान करता है? तो उसके लिए जो आपके FR 561/1 है वो /I है, वो हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है। 99 है, व्हाट इज द कूलिंग ऑफ पीरियड बिटवीन 2 पोस्टिंग इन द सेम सेंसिटिव सीट। एक ही संवेदनशील सीट पर 2 पोस्टिंग के बीच कूलिंग ऑफ अवधि क्या होती है? तो ये 2 वर्ष होता है साथियों, 2 इयर्स। ऑप्शन सी बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। प्रश्न नंबर 100 है, हु इज द कोऑर्डिनेटर ऑफ कॉलोनी इंस्पेक्शन ग्रुप CIG एट डिवीजन लेवल। मंडल स्तर पर कॉलोनी निरीक्षण समूह CIG के समन्वयक कौन है? तो 100 में अपन सी आंसर ले लेंगे, सीनियर DPO वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, ऑप्शन सी। तो ये था साथियों CSWLI का पेपर था जो कि अपन ने पूरा सोल्व कर लिया है। BR क्लासेज की किसी भी इंक्वायरी के लिए, किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए और BR क्लासेज के स्टडी मटेरियल के लिए, चाहे वो टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, या ग्रुप बी ऑफिसर की तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल के लिए, किसी भी प्रकार की आप इंक्वायरी चाहते हैं, किसी की प्रकार की आप बात करना चाहते हैं, तो आप
मेरे पर्सनल नंबरों पे नहीं करें। आप ये जो मैं स्क्रीन पे नंबर दे रहा हूँ 8003826408 पे, चाहे आप PDF के लिए या सोल्ड पेपर के लिए, किसी भी स्टडी मटेरियल के लिए या किसी जानकारी के लिए या किसी प्रकार की पूछताछ यानी इंक्वायरी के लिए आप इन नंबरों पे ही कॉल करें। मुझे मेरे जो पर्सनल नंबर हैं जो फर्स्ट में स्क्रीन में चल रहे हैं उन पे आप कॉल नहीं करें, क्योंकि 68 डिवीजन है और 68 डिवीजन से मुझे दिन भर में 250 से 300 कॉल आ जाते हैं, तो मैं इतने कॉल्स का जवाब नहीं दे सकता हूं और मैं दिन भर बिजी रहता हूं तो मैं इतने रेल साथियों से दिन भर बात नहीं कर सकता हूं। आप इन नंबरों पे किसी प्रकार की पूछताछ, जानकारी, स्टडी मटेरियल या किसी भी प्रकार की नॉलेज से संबंधित आप इन BR क्लासेस से आपको कोई मदद चाहिए, BR क्लासेस से कोई आपको हेल्प चाहिए, या आपको लग रहा है कि मुझे BR क्लासेस के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, क्या नहीं है, क्या नहीं, स्टडी मटेरियल, टेस्ट या ग्रुप स्टडी या जो व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें जुड़ने के लिए या स्टडी मटेरियल के लिए या वीकली टेस्ट देने के लिए, इन सभी प्रकार की जानकारी के लिए आप इन्हीं नंबरों पे कॉल करें 8003826408। मुझे आप डिस्टर्ब नहीं करें, आपसे निवेदन है। चलिए साथियों, ये पेपर तो आपका पूरा हो गया है और हम शीघ्र ही मिलने वाले हैं एक नए पेपर में, और वो पेपर है आपका जो भी होगा, पहले उस पेपर का ग्रुप में टेस्ट लिया जाएगा। ग्रुप में टेस्ट लेने के बाद उस पेपर को वहां क्लियर किया जाएगा। पेपर की जांच पड़ताल की जाएगी, किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं है पेपर में, आंसर की में, प्रश्न पत्र में। और जो हमारी एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी है उनसे विचार विमर्श किया जाएगा। जो रेल साथी ग्रुप में जुड़े हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उनके बीच भी उस पेपर का टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट लेने के बाद ही अंतिम राउंड में यूट्यूब पे वीडियो रिले किया जाएगा। तब तक आप हमारे देखते रहे वीडियो, अपनी तैयारी करते रहे और आगे बढ़ते रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ BR क्लासेस की ओर से आपको बहुत बहुत सफलता की बधाइयां। मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत ही कम समय में रेल साथियों की मदद से हम इस मुकाम पे पहुंचे और हर डिवीजन में हम हमारे जो BR क्लासेस से टच हो गए थे रेल साथी, जो BR क्लासेस से जुड़ गए हैं, वो हर डिवीजन में धमाल मचा रहे हैं, हर डिवीजन में रिटन टेस्ट फाइट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो वीकली टेस्ट दे रहे हैं ग्रुप में, BR क्लासेस से वो जुड़ गए हैं, BR क्लासेस का स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं, हर वीक वो टेस्ट दे रहे हैं, अपनी रैंक सुधार रहे हैं, और ग्रुप में जुड़ने के बाद उनको RB लेटर एकदम नए मिल रहे हैं। और ग्रुप में जुड़ने के बाद जो हमारे एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी मेंबर हैं और जो ग्रुप के साथी हैं, वो बाकी के रेल साथियों की मदद करते हैं, और उस मदद की वजह से रेलवे के 68 डिवीजन, 68 डिवीजन में, चाहे APO का पेपर हो, चाहे CSWI का पेपर हो, चाहे वेलफेयर इंस्पेक्टर का पेपर हो, चाहे OS का पेपर हो, चाहे जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क हो, वो सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। और लगभग मुझे टेलीफोन पर, ग्रुप के माध्यम से, पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सफलताओं के समाचार मिल रहे हैं, जो कि मुझे और मेहनत करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, इस चैनल को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मुझे जोश मिल रहा है। क्योंकि जब BR क्लासेस के रेल साथियों को सफलता मिलती है तो मुझे बहुत बड़ी खुशी मिलती है, और यही कारण है
कि BR क्लासेस से रेलवे के जो 68 डिवीजन है उनसे सभी से रेल साथी जुड़े हुए हैं। हमने अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं। APO का ग्रुप बना रखा है, वेलफेयर इंस्पेक्टर का ग्रुप बना रखा है, CSWI का OS जूनियर क्लास सीनियर का ग्रुप बना रखा है। टेक्निकल के लिए हमारे पास मैकेनिकल से रिलेटेड है, मैकेनिकल से रिलेटेड है, जिसमें आपका जेई रैंकर 25%, आपका जेई इंटरमीडिएट 25%, CNW के लिए, CNW मैकेनिकल के लिए, जिसमें आपका ग्रुप बी अधिकारी AWM AP इनका स्टडी मटेरियल है और वीडियो भी मैंने इनके दिए हैं जेई के। तो इधर हम नॉन मैकेनिकल में APO CSWI WLI OS इनके लिए, और इधर ग्रुप बी में AWM AP मैकेनिकल में जेई के लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वीकली टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी की रैंक बढ़ा सकते हैं। क्योंकि साथियों बात यह है कि 60% लाने से ही काम नहीं बनता है। 60% तो आप केवल एग्जाम क्वालिफाई होते हैं। जब तक आप अपने को 90+ पार नहीं करोगे, जब तक मेहनत करना बेकार है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, एक नए पेपर के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई सफलताओं की सूचनाओं के साथ। तब तक दे दीजिए आज्ञा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय रेलवे।